दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज कुछ पहेलियां हमारे सामने हैं और उन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश हम करते हैं। जब से अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में फिर से सम्मिलित हुए हैं, मतलब बीच वाला एक साल वो डिप्टी सीएम नहीं रहे और फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम तथा राज्य के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हो गए। जब से अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं तब से वो अपने आप को विवादों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अजीत पवार सत्ता में तो है लेकिन सत्ता के साथ नहीं है। मेरे इस वाक्य को फिर से एक बार सुनिए। लग रहा है कि अजीत पवार सत्ता में हैं लेकिन सत्ता के साथ नहीं है, क्योंकि जब भी समय मिला अजीत पवार खुद को पृथक करते नजर आए। जब भी कोई विवाद का विषय हुआ खुद को अजीत पवार ने अलग कर दिया है। अब देखिए, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, अजीत पवार किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। कभी डेंगू हुआ, अजीत पवार किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। मंत्रिमंडल की बैठक में भी वो सहभागी नहीं हुए। जब जब भी कोई निर्णायक समय आ जाता है या अजीत पवार को कोई बात, कोई पक्ष दुनिया के सामने रखना होता है, तब अजीत पवार खुद को इस व्यवस्था से ही पृथक कर देते हैं। आज भी अजीत पवार लोगों में घूम रहे हैं। बीमारी से उभरने के बाद वो बारामती चले जाते हैं, अपने काका से मिलते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं, भाई दूज मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी खास विषयों पर अजीत पवार बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सबसे अहम मुद्दा महाराष्ट्र में चल रहा है वो है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण अभी अपने चरम सीमा पर चला गया है। मराठा आरक्षण के लड़ाई लड़ने वाले पूरे राज्य में अपना दौरा कर रहे हैं, समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। मनोज जरांगे को समर्थन बहुत मिल रहा है। अजीत पवार चूंकि एक मराठा उप मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन वो इस विषय पर अपनी बात खुलकर दुनिया के सामने नहीं रख रहे। मराठा आरक्षण की कोई बात हो तो एक तो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे वो बोलते हैं या देवेंद्र फडणवीस को बोलना होता है। अब देवेंद्र फडणवीस मराठा नहीं हैं, वो अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को इस विषय में सरकार का पक्ष रखते हुए बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस की जाति को बार बार सामने लाकर ये बताया जाता है कि ये ब्राह्मण हैं, मराठाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। हालांकि 2014 से 19 तक चली 5 साल की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ही मराठा आरक्षण दे दिया था, लेकिन आज वही दुनिया के सामने विलन बनकर आए हैं। रखा जा रहा है, आए नहीं, रखा जा रहा है। फिर भी लोगों को यह विश्वास है कि अगर आरक्षण मिलेगा तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले दिया था। एकनाथ शिंदे सरकार के प्रमुख है, वो भी लोगों के सामने आ रहे हैं। एक बात तो हो रही है कि एकनाथ शिंदे की ही पार्टी के कुछ लोग ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिसके कारण इस विषय में और भी अटकलें पैदा हो रही है, अड़चनें पैदा हो रही है। अब अजीत पवार इस मामले में क्यों चुप हो जाते हैं? क्या अजीत पवार सत्ता के लाभ लेना चाहते हैं लेकिन सत्ता के जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहते हैं? कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आज तो भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि जितने भी सत्ता के लाभ है वह अजीत पवार ले रहे हैं। मतलब वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पार्टी के पास है, जिसे मेडिकल एजुकेशन कहा जाता है वो अजीत पवार के पास है, कृषि मंत्रालय अजीत पवार के पास है जो धनंजय मुंडे को दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय अजीत पवार के पास है,
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय अजीत पवार के पास है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय अजीत पवार अपने साथ रखे हुए हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी हेवीवेट मराठा नेताओं को ही मंत्री बनाया गया है। मतलब धनंजय मुंडे एक ओबीसी प्रवर्ग से आते हैं और मुस्लिम रह चुके हसन मुशरिफ और अदिति तटकरे, इनको छोड़ा जाए तो बाकी लगभग सारे मराठा मंत्री ही आते हैं। एक दलित समुदाय से आने वाले संजय बंसोड़े भी है। ये सब लोग मतलब 4 तो कम से कम मंत्री है जो मराठा आरक्षण के मामले में सरकार की भूमिका लेकर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे। खुद अजीत पवार भी नहीं जा रहे। प्रश्न ये निर्माण होता है कि क्या अजीत पवार विवादों से भागना चाहते हैं या चुप रह के विवादों को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब मराठा आरक्षण की जो भी कोई आग होगी, जो भी कोई धुआं निकलेगा, जो भी कोई आंच आएगी, वो अजीत पवार को ना छुए बल्कि देवेंद्र फडणवीस पर चली जाए। क्या यही देखा जा रहा है या विवाद बढ़ जाए, इतने बढ़ जाए कि आगे चलकर इलेक्शंस में बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो, यही अजीत पवार करना चाहते हैं। मेरा तो दावा यह है कि अजीत पवार ही मराठा आरक्षण की असली सच्ची तोड़ हो सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में जब भी कोई या देश में जब भी कोई अशांतता वाली बात होती है तो उसमें पहली बार एनसीपी के नेताओं का संपर्क या संबंध आता है। आपको याद होगा पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शरद पवार ने यह बता दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को धोखा हो सकता है। मतलब अगर पंजाब के साथ खिलवाड़ किया जाए तो देश के प्रधानमंत्री को जान गंवानी पड़ सकती है। वो उदाहरण भी देते हैं इंदिरा गांधी का, और सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी को खतरा होगा ये बताते हैं। कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में रोका जाता है और वहां पे खतरा निर्माण हो जाता है। आपको याद होगा कि जब आषाढ़ी एकादशी के पहले आलंदी से जो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली की समाधि स्थल है, वहां से जो पालकी निकलती है, वहां पे कुछ वारदात हुई थी, कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई थी। आरोप लगाया गया था कि वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। ठीक उसी के पूर्व सुप्रिया सुळे वहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद तुरंत यह घटना घट जाती है। आपको अभी जो घटनाएं चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर, संदेश साहिबाचा नामक एक यात्रा निकाल लेते हैं रोहित पवार, और वह यात्रा उन्हीं गांवों से गुजरती है जहां पर हिंसक वारदातें मराठा आरक्षण के आंदोलन में हुई है। मतलब वह बीड़ से निकलते हैं, जालना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, फिर संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और फिर निकल जाते हैं विदर्भ की ओर। तो ये यात्रा जब आती है और निकल जाती है तो उसके बाद मराठा आरक्षण का आंदोलन और तीव्र हो जाता है। मतलब पवार परिवार का कहीं ना कहीं संबंध दिखता है इन आंदोलनों में। अगर पवार परिवार का संबंध दिखता है तो इसके लिए अजीत पवार ही अच्छी तोड़ हो सकते हैं, लेकिन अजीत पवार यहां नहीं दिखाई देते हैं। क्या वो उपमुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की पूरी देवेंद्र फडणवीस पर डालना चाहते हैं? क्या इन विवादों को बढ़ाकर वो अपनी प्रतिमा को बैलेंस्ड नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस दिक्कत में आने के बाद या देवेंद्र फडणवीस को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद नाम आएगा सीएमशिप के लिए अजीत पवार का, ऐसा सोचकर यह हो रहा है? अजीत पवार की यह खामोशी, यह चुप रहना, सत्ता में होना लेकिन सत्ता के साथ ना होना कई मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह जरूर सोचे भारतीय जनता पार्टी वाले और शिवसेना वाले। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।